अनुपमा के आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए सासू माँ राधिका ने कहा, तू चिंता मत कर मेरी बहू, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आज रात मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सारी सच्चाई खुद मेरे सामने आ जाएगी। मगर माँ जी, आप ऐसा क्या करेंगी जिससे आप खुद सब कुछ देख लेंगी? अनुपमा ने अपनी सासू माँ राधिका जी से प्रश्न किया तो राधिका जी बोली, कैसे और क्या, छोड़ अनुपमा, और जैसा मैं कहती हूँ तू बिल्कुल वैसा ही कर। अनुपमा, आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। अनुपमा राधिका जी की इन बातों से बहुत हैरान रह गई। अनुपमा मन ही मन में सोच रही थी कि माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी सत्यता जांचना चाहती हैं। पर मुझे कोई डर नहीं, बात तो सच ही थी ना जो मैंने माँ जी को बताया। पर अगर कहीं कार्तिक को पता चल गया तो वो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, अनुपमा, समझ गई ना तुझे क्या करना है, अब तू जा मेरे कमरे में और मैं भी चलूँ। अनुपमा और राधिका जी ने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल दिए। रात के लगभग 1 बज रहे थे। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु राधिका जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो समय के कटने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच भी रही थी, काश अनुपमा की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी बहुत अच्छे से खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप लगा रही है, पर अनुपमा भी तो झूठ नहीं बोलती है और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी नहीं करेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी। सोच ही रही थी कि खिड़की के खड़कने की आवाज़ आई। माँ जी चादर ओढ़ कर लेटी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे में अंदर किसी के कूदने की आवाज़ आई। किसी के पदचाप उसकी ओर बढ़कर चले आ रहे थे। तभी माँ को लगा कि उसकी चारपाई पर कोई बैठा और राधिका जी को दबोच लिया। राधिका जी ने झटके से चादर हटाकर उसको धक्का दिया। धक्का देने से वो आदमी अलग गिरा। राधिका जी फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाने बना बना कर मेरा खून जला रही है। आज नहीं मानूंगा। आज तू कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं और अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्टल से तुझे मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी राधिका जी ने उससे थोड़ी हुज्जत की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में जब कार्तिक ने राधिका जी को देखा तो वो हैरान रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ कार्तिक? ले चल मुझे बिस्तर पर और कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह, माँ अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है उतना ही आज मैं तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। वाह बेटा वाह, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे में कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा होता मैं बांझ ही रह जाती। पर माँ, अनुपमा ही मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी। मेरी बहू के लिए अपनी गंदी जुबान से कुछ अपशब्द मत बोलना। और तब तक राधिका जी ने 2-3 तमाचे उसके गाल पर रसीद कर दिए। कार्तिक चिल्लाया, माँ, अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। ये कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल राधिका जी पर तान दी। अच्छा तो तू मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल। ये नेक काम भी कर ही दे। आज अच्छा होगा, बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊं तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी होगी। दोनों लोगों की तेज आवाज़ों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे में जो हो रहा था उसे देखकर सभी के पांव तले से जमीन खिसक गई। अनुपमा ये सब देखकर रोने लगी। वो सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का
जिसके खातिर उसकी माँ की जान चली जाए। अगर माँ ही नहीं रही तो मैं भी उनके बिना कैसे जीऊंगी। सिर्फ यही तो मेरा सहारा है इस घर में। अगर वही नहीं रही तो फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा। वो दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। कार्तिक, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ नहीं करो। मैं इस घर की भी नहीं हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तू दूर हट जा वैश्या, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तूने ही इस घर में आग लगाई है। अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। कार्तिक के मुंह से ऐसे बेशर्मी भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से कार्तिक की पिस्टल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझ जैसा कपूत कोई पैदा नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो मर जा कहीं जाकर। हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस नहीं होगा। अरे पापा, तुम भी शुरू हो गए। जरा मेरी भी तो बात सुनो। तुम भी मुझे मम्मी की तरह बेवकूफ़ समझते हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो पापा। अनुपमा की भरपूर जवानी है। अगर कहीं किसी के साथ भाग गई तो, या किसी और के साथ मुंह काला किया तो, इससे अच्छा है कि मैं ही। कार्तिक के मुंह से ऐसे घटिया तर्क को सुनकर कार्तिक के पापा ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे घटिया सोच तेरी हो भी नहीं सकती। तू क्षत्रिय नहीं है जो शेर की तरह जिए। अरे तू तो गीदड़ निकला जो मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं। और तू भी वही कर रहा है। अपनी विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखकर उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता जब क्षत्रियों की तरह तू उसका बेटा बनकर उन गीदड़ों से लड़ता जो इसकी ओर कुदृष्टि डालते। पर तू तो अब चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर उससे माफ़ी मांग। कहते हुए श्याम प्रसाद जी ने कार्तिक को उसके चरणों में धकेल दिया। पैरों में गिरा कार्तिक अंदर ही अंदर धधकने लगा। अनुपमा बहू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने नालायक बेटे की तरफ से तुमसे क्षमा चाहता हूँ। ये बात घर से बाहर कभी किसी को ना बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहते हुए श्याम प्रसाद जी तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। कार्तिक भी अकड़कर बाहर निकल गया और अनुपमा राधिका जी के गले लगकर रोने लगी। तभी राधिका जी ने कहा, तू रो मत मेरी बेटी, तेरे लिए मैं हूं ना अभी। मैं अभी मरी नहीं हूँ। मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। अनुपमा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। रात किसी तरह कट गई। अगली सुबह हुई मगर कार्तिक अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चोटिल बना दिया था। वो अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव के अपने नीच साथियों को एकत्र किया, फिर उनको शराब पिलाकर उनको समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर ये शांति तो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक दिन सुबह अनुपमा और राधिका जी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए खेतों की ओर गईं। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल कर आए और अनुपमा को पकड़ने लगे। अनुपमा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही राधिका जी ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, कार्तिक ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा और साथ में उसके हाथ पांव भी बांध दिए। राधिका जी ने छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर सारी कोशिश बेकार गई। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी मम्मी। राधिका जी आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। अनुपमा डर से थर थर कांपने लगी। तभी कार्तिक ने एक स्प्रे निकाला और अनुपमा के मुंह की ओर स्प्रे किया। थोड़ी देर में अनुपमा बेहोश हो गई। अब उनका काम और भी आसान हो गया। राधिका जी की आंखों के सामने उनकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती रहीं। उसके शरीर को बारी बारी से रौंद दिया गया। बेचारी राधिका जी देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी थी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहां से निकल गए।
तभी दूर जाकर कार्तिक अपने साथियों के साथ पुनः लौटा और राधिका जी के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया ना कार्तिक का बदला। मैं जमींदार खानदान का बेटा हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरी बहू के साथ दुराचार किया और तू सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा, तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और अगर तूने पुलिस से कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने, समझ गई ना। बेचारी राधिका जी के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस स्थिति को फेस करना आसान नहीं था। उसने आंख बंद की और मन ही मन में एक संकल्प किया, पर क्या ये कोई नहीं जानता था। पर इतना जरूर है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अनुपमा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाले दुराचार की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर अब राधिका जी करे भी तो क्या करे। अब वो बेबसी से सोचने लगी, कैसे राक्षस को जन्म दिया है मैंने, जिसने अपना घर ही उजाड़ दिया, वो भी मेरे सामने, और मैं कुछ नहीं कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। अनुपमा के शरीर से निकलता खून और राधिका जी की आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला लिए जा रहे थे। जब काफी समय बीत गया तो श्याम प्रसाद जी को कुछ संदेह हुआ। वो उन दोनों को देखने खेतों की ओर गए। कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें रक्त रंजित अनुपमा की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश मिली। अनुपमा के शव को देखकर उनका कलेजा कांप उठा। झट से उन्होंने पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पगड़ी उनकी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमाकर देखा तो राधिका जी बंधी पड़ी थी। राधिका जी की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उसे खोला। राधिका जी अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए, हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय नहीं कर सके। पर राधिका, कुछ बताओगी भी, आखिर हुआ क्या है, किसने किया ये सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कंधे का सहारा दो और ले चलो। श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा को अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर ले चले। श्याम प्रसाद जी को अपनी विधवा रक्त रंजित बहू को यूं कंधे पर लटका कर लाता देख गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगे। अनुपमा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल गई। सभी लोग हैरान थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा घोर अपराध करने की हिम्मत किसने की, मगर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों के साथ श्याम प्रसाद जी ने भी कहा, राधिका, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराध की अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। राधिका जी ने कहा, छोड़ो, हम पुलिस के झगड़े में क्यों पड़े, हमारी इज्जत पहले ही मिट गई, अब और फजीहत नहीं होने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दीजिए। श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा का दाह संस्कार कर दिया। कोई भी श्याम प्रसाद जी के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। दाह संस्कार के बाद उस रात घर में सन्नाटा पसरा था। तभी कार्तिक अपने घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला तो देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, शाबाश बेटा, उस कुलक्ष्मी को तूने अच्छा सबक सिखाया। वो बहुत जोर से हंसी। अच्छा हुआ वो मर गई, वरना हम सबके लिए मुसीबत बनी रहती। आ, मेरे गले लग जा। कार्तिक उठा और माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा और अब आज मुझे भी चैन की नींद आएगी।
राधिका जी के बदले स्वरूप से कार्तिक भौचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहती। कार्तिक मन ही मन में सोचने लगा। राधिका जी वहां से चली गईं। थोड़ी देर में वो श्याम प्रसाद जी के कमरे में गईं। राधिका, इतनी रात में तू यहाँ क्या करने आई है? श्याम प्रसाद जी ने कहा। राधिका क्या कर सकती है सिवाय पाप धोने के? पाप धोने के? किसका पाप? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मगर राधिका सब जानती है, पाप करने वालों को भी और पाप धोने वालों को भी। उसने श्याम प्रसाद जी की बंदूक उठाई, उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। अरे राधिका, ये कोई खिलौना नहीं जो तू इसको लिए जा रही है। ये बंदूक है, बंदूक। इससे गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बंदूक और गोली को। तुम पीछे हटो ना, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वो वहां से चली और कार्तिक के कमरे में जा पहुंची। लाइट जली तो कार्तिक चौंक कर उठ बैठा। माँ के हाथ में बंदूक और पीछे पापा को खड़ा देखा। माँ, वो घबराया और बोला, अरे पापा देखो ना, माँ बंदूक। तू क्या समझता है तू मनमानी करेगा? तेरा खून खून है और अनुपमा का खून खून नहीं था। तेरे अंदर ही ज्वार उठता है, पर तू नहीं जानता, जब एक माँ के अंदर ज्वार उठता है तो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था? तू जमींदार कुल का बेटा है, तो सुन, मैं भी इस कुल की देवी हूँ और सवारी शेर नहीं देवी करती है। हाँ, एक बात और सुन ले कार्तिक, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है ताकि वो समाज के लिए खतरा ना बन जाए। और तू वही पागल कुत्ता है। तू अब इतना ताकतवर हो गया कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरा बाप है अभी। मेरा सुहाग जिंदा है। तुझे मैंने जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं ही दूंगी तुझे। और क्या कहता था तू? कुल दीपक है, तो सुन, दीपक जलता है और उसे जलने दिया जाता है, पर जब वो दावानल बन जाता है तो उसे बुझाना ही पड़ता है। आज मैं अपने हाथों से इस दावानल को बुझा दूंगी। जिसने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया, उसकी लपट हम दोनों की तरफ पहुंचे, इससे पहले उसको बुझाना जरूरी है। मैं शांत रही पर तू अपने पाप करता रहा। आज ये राधिका तुझ जैसे पापी का अंत कर देगी। उसने इतना कहते ही दोनों गोलियां कार्तिक की सीने में दाग दी। कार्तिक वहीं पर गिर गया और मर गया। श्याम प्रसाद जी ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह गए। राधिका ने कहा, सुनो जी, अब ये पश्चाताप का नहीं, पापियों के नाश का समय है। शुरुआत मैंने अपने बेटे से कर दी है। अब ये बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने तार तार की। राधिका की बातें श्याम प्रसाद समझ चुका था। वो समझ गया कि सारी वारदात राधिका के सामने कार्तिक ने ही कराई होगी। उसने राधिका के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, राधिका तू सचमुच महान है। एक पराई बेटी के लिए तूने अपने बेटे को दंड देने में जरा सी भी देरी नहीं की। करती भी कैसी? उस दिन उस नीच को छोड़ने का ही ये परिणाम निकला। कोई माँ अपने लड़के के ऐसे कुकर्म की उम्मीद नहीं करती। आज मैं हार गई, मेरा सब कुछ लूट गया। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो तुम्हें ऐसा कुपुत्र दिया। वो उसके पैरों में गिरकर कार्तिक के लिए माफी मांगने लगी। माहौल काफी गमगीन हो चला था। श्याम प्रसाद जी ना तो रो पा रहे थे और ना कुछ कह पा रहे थे, सिर्फ अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहे थे। उसने राधिका जी को उठाकर कहा, राधिका कसूर अकेले तेरा ही नहीं, बेटा तो मेरा भी था ना। अगले दिन उसने राधिका द्वारा बताए नाम वाले व्यक्तियों को ढूंढकर पंचायत के सम्मुख पेश करने का ऐलान किया। आज आसपास के गांव के लोगों को अपने परिवार के साथ आने का निमंत्रण श्याम प्रसाद जी ने भेज दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर किस कारण परिवार सहित
पंचायत की जा रही है। पर श्याम प्रसाद जी का हुक्म शर्माते कोई क्या कहता। सभी लोग पंचायत के लिए एकत्र हो चुके थे। श्याम प्रसाद जी ने पंचायत में अनुपमा के साथ होने वाले इस अपराध की बात विस्तार से बताई और ये भी बताया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पंचायत के सामने प्रस्तुत करना है और फिर सभी को दंड दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दबे शब्दों में कहा, पर श्याम प्रसाद जी, इसमें सबसे ज़्यादा गलती तो आपके बेटे की है। सबसे पहले सजा तो उसे ही मिलनी चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने अपने आदमियों को अंदर से चारपाई उठाकर लाने का आदेश देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गलती वाले को बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आज आप लोग उस चारपाई की तरफ देख लीजिए, फिर बताएं न्याय ठीक हुआ या नहीं। सभी की निगाहें चारपाई की ओर गईं। गांव वालों ने जैसे ही देखा, उन लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कार्तिक मरा पड़ा था। घूंघट कर महिलाएं राधिका के साथ बैठी थी। अब किसी को कुछ भी नहीं कहना था। वो समझ चुके थे कि बचे हुए लोगों के साथ क्या होने वाला है। श्याम प्रसाद जी ने कहा, रामा, तू अपनी लड़की की ओर देख। अगर तेरी बिटिया के साथ ऐसा हो, तुझे कैसा लगेगा? और मनोरमा, तू तो बाल विधवा थी, इसी गांव की बेटी थी। क्या तुझे कभी किसी ने गलत निगाह से देखा? पर आज मेरे घर से उठी चिंगारी कलंक बन जाती। अगर गांव क्षेत्र काम वासना में जलने लगता। मैंने चिंगारी दबा दी, पर अभी कुछ सुलगते अंगारे बाकी हैं, उन्हें भी बुझाना जरूरी है। ढूंढो उन अंगारों को और या तो खुद बुझा दो, नहीं तो पंचायत बुझा देगी। राधिका की तरह पाप को मिटा दो। अपने बच्चों के नाम सुनकर उनके माँ बाप का सर पंचायत के सामने शर्म से झुक गया। कुछ ही दिनों में उन अंगारों को खोज लिया गया और उनकी माँ ने भी दुर्गा के 9 रूपों की भांति उनका संहार कर दिया, जिन्होंने गांव की अस्मिता पर कीचड़ उछालकर उसे गंदा कर दिया था। आज उनके खून से गांव और क्षेत्र फिर से पवित्र हो गया। वहां समाज के लड़कों में साफ संदेश पहुंच चुका था कि समाज की बहू बेटियों के विरुद्ध होने वाले जगत में अपराधों को पंचायत ही नहीं, घरवाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भयवशी सही, पर दोबारा ऐसी घटना उस क्षेत्र में फिर कभी नहीं हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।